यस, सो वी आर नाउ लाइव एंड आप लोगों की सबकी रिक्वायरमेंट थी कि सर कोई ऐसा सेशन लाइए जिसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी पड़े। इनफैक्ट एनसीईआरटी पे भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो कि हम क्या पढ़ें और उसके बाद फिर हम आर एस अग्रवाल करें, कोई स्कूल आर एस अग्रवाल लगवा रहा है, कोई आर डी शर्मा लगवा रहा है, सो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। राइट, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास सिर्फ एक एक सिंक्रोनाइज्ड आपका कलेक्शन होना चाहिए स्टडी मटेरियल का, ताकि कि आप उसको रिपीटेशन रिवीजन करें सिर्फ उसी कंटेंट तक, ना कि आप अलग अलग पढ़ें। तो इसी रिक्वायरमेंट, इसी सजेशंस पे आपके सामने मैं विपिन पचौरी मैथ्स फैकल्टी आपके सामने एक लेकर आया हूँ। एक ऐसा पूरा आपका सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन कर दिया है कि अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस कंटेंट को पढ़ लो, और इस कंटेंट ये भी ज्यादा देर का नहीं होगा, 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स का मैक्सिमम होगा। एंड इस पूरे सिलेबस को आपको मैं लगातार दे दूंगा। पूरे सिलेबस को एक नोटबुक बना लो, नोटबुक में यूनिट वाइज चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो चैप्टर वाइज इस पूरे कंटेंट को आप खत्म कर दीजिए। राइट, और उस नोटबुक में पूरा चैप्टर वाइज कर दीजिए एज इट इज, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 एंड सो ऑन, और पूरी बुक फिनिश करवा दूंगा। उसको कंटेंट पे करने के बाद आप फ्री हो, कुछ भी क्वेश्चंस लगाओ, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास करिए, आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करने वाला है। So let's come to join us and start a beautiful session. The chapter 1 on number system. Right? सबसे पहले हम हर चीज डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को कैसा भी किस क्वेश्चन आए, वर्सेटाइल कितने भी वेरियस क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं दुनिया में, बन सकते हैं, लेकिन उनका एक प्रोसेस तो होगा ना, जिससे एक प्रोसेस फॉलो करके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम उन्हीं प्रोसेस को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, उस प्रोसेस के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बस प्रोसेस का ध्यान रखिए। तो हम सारे कंटेंट पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले है ना, आपके पास ये आ जाता है कि व्हाट इज द आपके जो चैप्टर है नोट्स ऑन नंबर सिस्टम, ये हमने हेडिंग डाल दी है। ब्रीफली बेसिकली नोट्स नहीं, पूरा आपका नोट्स भी है, कंसेप्ट्स भी हैं, और सारी की सारी आपके एग्जांपल क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, हर वर्सेटाइल का, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। राइट, तो विश्वास करिए, इसी कंटेंट को करिए, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीजेएससी सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। बस इसको स्टिक हो जाएगी, इस पर अपनी कॉपी मेंटेन करके लिख लीजिए। राइट, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, व्हाट इज नंबर सिस्टम। देखो, नंबर जो है ना, वो 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, नंबर सिस्टम हर जगह है। तो व्हाट इज द बेसिकली नंबर सिस्टम का रिक्वायरमेंट आई कहां से, तो नंबर है क्या। तो सबसे पहले नंबर में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल नंबर। राइट, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, हम सबको पता था, सेट ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर एक कंप्लीट नंबर होता है, इसमें कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन की बात नहीं होगी, और कंप्लीट नंबर में भी ये 1 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स मतलब अब सारे नेगेटिव नंबर हट गए, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और इसको हटा सकते हैं, जीरो को हटा सकते हैं, इस कॉल्ड है नेचुरल नंबर। ये डेफिनेशन आपको याद इसलिए भी करनी है, आपको नोट इसलिए भी करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एनटीएससी, यूपीएससी और ओलंपियाड क्वेश्चंस में इस तरीके की डेफिनेशन दी जाती है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, किसका सेट है नेचुरल नंबर। तो हमें पता पड़ गया नेचुरल नंबर किसका सेट है, नॉन नेगेटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, इनका सेट है। यानी कि आपका कौन सा एग्जांपल आ गया, आपके सामने एग्जांपल आ गया, नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है, नेचुरल नंबर एन से डिनोट होता है, एंड 1 2 3 5 एंड सो ऑन। सारे अब तक के जितने भी आगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे, आपके सारे क्या किसमें आएंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, देन बात करते हैं हम, उसके बाद आता है होल नंबर। राइट, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर क्या होता है, जो नेचुरल नंबर का सेट था, जो नेचुरल नंबर का सेट था 1 2 3 एंड 4 5, इसमें अगर हम जीरो इंक्लूड कर देंगे तो हमारा होल नंबर का सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में क्या कर सकते लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर में अगर आपने जीरो इंक्लूड कर दिया तो वो आपका होल नंबर बन जाएगा। राइट, वो आपका होल नंबर बन जाएगा। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हमने जीरो इंक्लूड कर दिया तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। क्लियर बात, हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। अगर आपकी 6th 5th 4th कोविड की वजह से कुछ भी वीक रह गया है तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस इस छोटे से सेशन में। देन ये बात हो गई नेचुरल नंबर की, 1 2 3 5 एंड सो ऑन, होल नंबर 0 1 2 3 5 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज कम एट इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, तो हम सबको पता है इंटीजर्स जो सेट है, वो जिस तरीके से नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर को भी हम बात कर रहे हैं, होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर देंगे, अगर हम नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो इंटीजर्स बन जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि -2.5 भी हमारा इंटीजर्स है।
नहीं, दैट इज अ डेसिमल नंबर, दैट इज अ नेगेटिव डेसिमल नंबर। अभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ये किसकी बात हो रही है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्लीट नंबर की बात हो रही है। कंप्लीट नंबर मतलब कोई डेसिमल नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। 2.5 नहीं, 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, राइट? तो हम कंप्लीट नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए जेड से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये कुछ क्वेश्चन में पूछा भी गया कि हम इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट नंबर है, राइट? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है इससे। तो यानी कि इंटीजर्स आपके सामने आ गए, इस तरीके से इंटीजर्स आपके सामने आ गए, राइट? राइट? एंड देन अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, राइट? तो रेशनल नंबर क्या होता है? यहां से आपके फ्रैक्शंस फॉर्म में दिखेंगे, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में दिखने लग जाएंगे। लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसमें कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है, कंप्लीट नंबर होता है। अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर, अगर हम रेशनल नंबर को बोले तो नंबर a इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई भी नंबर रेशनल नंबर बोला जाएगा, कब बोला जाएगा? इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ r अपॉन s, और s की जगह आप p अपॉन q भी लिख सकते हैं, ठीक है? बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। Where r and s are integers। अब इंटीजर्स आप पढ़ते हैं ना, इसलिए हमने इंटीजर्स पढ़ा कि r s s क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। यानी कि r s कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। यानी कि कुछ भी आपका इंटीजर्स हो सकता है। मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि इंटीजर्स आप समझ गए ना, जेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जेड -1 -2 -3 1 2 3 0, ये भी हो सकता है। लेकिन जो जीरो है ये यहां नहीं आ सकता। जीरो के अलावा कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है? जीरो के अलावा कुछ भी नंबर आ सकता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर हम क्या डिनोट कर रहे हैं? क्यू से। और रेशनल नंबर क्यू से डिनोट, सबका सिंबल याद रखना, छोटे सा बात है इसके। क्यू, तो देखो क्या हो जाएगा? प्लस के हमने ले लिए। ये सारे क्या है? ये रेशनल नंबर के एग्जांपल। क्लियर बात? ये सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए। अब देखो एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपका। यहां से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आएगा। कौन सा क्वेश्चन है वो? हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर। आपसे रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा बिटवीन अ टू गिवन नंबर। तो रेशनल, हम सारे क्वेश्चंस को प्रोसेस से डिस्कस करेंगे, इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे नोट्स, इस नोट्स को एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन आने वाले वो भी लिख दिया गया है, कैसे उनको प्रोसेस है, क्या उनको प्रोसेस करने का वो भी नोट करवा दिया गया है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, राइट? तो अब हम बात करें इस क्वेश्चन पे क्या पूछा है? हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। तो दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे? सिंपल सा आपका प्रोसेस है, सिंपल सा एक आपका प्रोसेस है टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। ये हिंदी डालो आप। अगर मान लो दो नंबर है a एंड b, इनके बीच में रेशनल नंबर कैसे निकलता है? तो उनका सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका रेशनल नंबर उसके बीच में निकल जाएगा। जैसे कि अब हम प्रोसेस हो गया ये, अब हम इस पर क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल पूछना है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो बहुत इजी सी बात रही, क्योंकि अभी हमने पढ़ा तो दो रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर, ध्यान रखना, रेशनल नंबर। तो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। हमें क्या लिखना है? a plus b डिवाइड बाय 2। और a plus b डिवाइडेड बाय 2 मतलब a plus b डिवाइड बाय 2। इससे हम रेशनल नंबर्स, किसी भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो 4 plus 5 divided by 2 that is equals to 9/2। तो 9/2 किसके बीच में रेशनल नंबर हो गया? तो 9/2 4 and 5 के बीच में रेशनल नंबर आपका हो गया। देख लो 4 और 5 के बीच में 9/2 आएगा, तो 4/9/2, 5, ये रेशनल नंबर हो गया 9/2 इसके बीच में, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन ये दिया जाए कि हमें टू रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है? तो टू रेशनल नंबर निकालना है 4 और 5 के बीच में। तो अभी तो एक ही निकाला है आपने, तो अब आप दूसरा कैसे निकालोगे? दूसरा आपकी विश है, आप इन दोनों के बीच में निकाल दो या इन दोनों को बीच में निकाल दो। मतलब या तो आप इसको ले लो a और b, या आप इसको a और b ले लो। तो मैं इसको 4 और 9/2 को ले लेता हूं। तो 4 plus 9/2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि a plus b डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो a plus b डिवाइड बाय 2। तो अगर आप इसका सम करेंगे तो देखो आप सम कर सकते हो। इसका क्या करेंगे हम? एलसीएम 1 मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे 2, क्यों? एलसीएम आएगा ऊपर 2, तो 1 पे 2 टाइम्स आएगा, तो 2 4 जा 8 प्लस 9 अपॉन में 2 चल रहा है, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन बना दीजिए। 2 को भी क्या कर दीजिए? फ्रैक्शन बना देंगे। फ्रैक्शन बनाने के लिए बस 1 करना होता है।
तो देखो ये क्या होगा, एक जब ऐसी तरह का फ्रैक्शन हो जाता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d की फॉर्म में, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ऊपर 9 प्लस 8 कितना हो गया, 9 प्लस 8 हो गया 17, और 17 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 17 में 1 का फर्क पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 into 2 यानी कि 17 अपॉन 4, 17 अपॉन 4। तो आपके दो रेशनल संबंध बीच में आ गए, 4,9, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 17/2 इसके बीच में, देन आपका 9/2, देन आपका 9/2 एंड देन आपका 5। तो ये टू रेशनल संबंध हो गए 4 और 5 के बीच में। पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स रेशनल संबंध निकाल सकते हैं किन्हीं भी टू रेशनल संबंध के बिटवीन। क्लियर बात? चलो अब बात करते हैं, Is the two rational number between 4 and 5 are 9/2 and 17/4। ये आपके दो रेशनल संबंध हो गए। अब रिमार्क नोट करके लिख लीजिए, रिमार्क करके लिख लीजिए, क्या लिखना है, there could be unlimited rational number between any two rational number। आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था यूपीजीएससी एग्जाम में क्लास 9 में कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं किन्हीं कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में। जैसे 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब बेटा लगातार, जैसे 4 के बाद 5 ये लगातार हो गया, 5 के बाद 6 ये लगातार हो गया। तो पूछा कितने रेशनल नंबर पॉसिबल है दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में। तो हमने नोट करके क्या लिखवा दिया नोट्स में कि देयर आर अनलिमिटेड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर, और ये सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो p अपॉन q की फॉर्म में हो जाएंगे, और इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं p अपॉन q जीरो नहीं है तो रेशनल नंबर हो गए। तो बेटा कितने नंबर्स हैं, अनलिमिटेड। एक ऑप्शन था उसमें अनलिमिटेड, जीरो, तो कुछ लोगों को लगा जो पढ़ के नहीं जाते 4 और 5 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता तो जीरो लगा दिया, लेकिन रेशनल नंबर कितने हैं, अनलिमिटेड रेशनल नंबर आते हैं किसी भी टू नंबर्स के बीच में। क्लियर बात? चलो ये बात हो गई रेशनल नंबर की। इसके बाद रेशनल नंबर पे कुछ नहीं आने वाला, देन आएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं उसकी जस्ट अपोजिट इसकी डेफिनेशन हो जाती है, the number a which cannot be written। वहां पे क्या था, written, can be written, पर यहां पे क्या आती है बस cannot be written in the form of upon p upon q is called irrational, where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। you can say that the number which are not rational, यहां पे इंपॉर्टेंट बात, जो रेशनल नंबर नहीं है वो कौन से नंबर होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये जो है ना, ये स्टार वाले स्टेटमेंट, इनको आप स्टार मेंटेन करते हुए लिखते चलो, द नंबर which are not rational number that are irrational। क्लियर? जैसे कि रूट 7 जो है ना आपका इरेशनल नंबर है ना, रूट 11, रूट 13, ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है क्योंकि हमने बात करी इंटीजर्स कंप्लीट नंबर होता है, रूट वगैरह नहीं होता है, और इनके रूट की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल वगैरह में जाएगी। आप समझ पा रहे हैं ना इंटीजर्स कंप्लीट नंबर क्यों हमने पढ़ा आपसे। तो ये सारे नंबर क्या है, ये इंटीजर्स से बिलोंग ही नहीं करते, इसलिए हमारी ये कौन सी डेफिनेशन हो गई, इरेशनल नंबर्स की एक तरीके की डेफिनेशन हो गई क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है। यही पे बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, तो देखो ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ रेशनल एंड इरेशनल, क्योंकि एक सेट बन गया ना हमारे पास, एक सेट तो ये बन गया कि एक नंबर तो रेशनल नंबर है, और एक सेट बन गया कि एक नॉन रेशनल नंबर है, यानी कि नॉन रेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर है। कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि इन दोनों को मिलकर क्या बनता होगा, तो अगर कोई भी नंबर इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक सेट बनाए, कि आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन एक पेपर में कि द सेट ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, अगर सेट की बात की जाए तो सेट को ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे सेट एस, इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, ये वाला ब्रैकेट, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये सेट क्या बोला जाएगा। तो हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल को इंक्लूड कर ले उसको रियल नंबर बोला जाता है। तो ये जो सेट है बेसिकली रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के सेट को क्या बोला जाएगा, रियल नंबर बोला जाएगा। ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इस तरीके से इसको पढ़ो। ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो -2 आपका रेशनल नंबर हो गया, 0 3 √2 ये रेशनल नंबर हो गए। यानी कि सारे नंबर्स को जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, उनको हम रियल नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि वो रियल में नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अभी आप इस क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, 11th में आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ोगे जो कि जेड से डिफाइन किया जाता है, उसकी जनरल फॉर्म होती है a + ib। ib का मतलब होता है आयोटा,
और यही यही से शुरू हो जाता है आपका इमेजिनरी नंबर। वो 11 से हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, इसलिए वो रियल नंबर से बाहर होते हैं। तो रियल नंबर कौन से हो गए? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। यानी कि जिन जिन नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे आपके क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। ये बात तो रही रियल नंबर की, क्लियर हो गई हमें। लेकिन क्या एक बात बताओ, इस डायग्राम को देख लो सब लोग, इस डायग्राम में आपको समझ में आना चाहिए। देखो रियल नंबर्स हमारे पास, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़े 1 2 3, राइट। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़े 1 2 3, मतलब ये सेट होता है नेचुरल नंबर का। देन अगर इसी को हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये वाला पूरा सर्कल हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। अगर इसी होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर भी बना दें -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये वाला पूरा सेट क्या बन जाएगा बेटा? पूरा सेट बन जाएगा हमारा इंटीजर्स का। अगर इन्हीं इंटीजर्स में हम रेशनल नंबर भी मिला दें तो हमारा ये क्या सेट हो जाएगा? ये हमारा सेट पूरा का पूरा रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा, अगर इसमें हम फ्रैक्शंस भी मिला दें। क्योंकि अभी तक क्या थे? कंप्लीट नंबर चल रहे थे। अब कंप्लीट नंबर के साथ जैसे हमने फ्रैक्शंस मिलाने चले, तो फ्रैक्शन मिलाने के बाद ये क्या पूरा सर्कल बन गया? ये रेशनल नंबर बन गया। अब बात समझ में आ गई होगी ना? कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर, complete number including zero, whole number, complete number including negative, integers, complete number with fractions, रेशनल नंबर वाले, तो वो रेशनल नंबर्स का हो गया सेट। एंड इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं थे, पाई, पी, √2, ये सब इरेशनल नंबर थे। इन दोनों को अगर कंबाइन भी हम फॉर्ज करें तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। यानी कि रियल नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्लियर बात? बस इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछ गया था, द सेट ऑफ रियल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ये इसलिए पूछा गया था। पॉइंट क्लियर है आपको? आप लोग बना सकते हैं इसको, है ना, पॉज करके भी बना सकते हैं। पूरा का पूरा एज इट इज नोट्स लिखते हैं ना, क्योंकि यहीं से सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे आपके। ओलंपियाड हो, यूपीएससी हो, एनटीएससी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई ये वाली बात कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब बात अभी हमने बोला कि रियल नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ रियल नंबर तो रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। तो रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ से एक टॉपिक आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में कि कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे टू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा आपके पेपर में, हम करेंगे कैसे होगा। लेकिन हम सबसे पहले उनके डेसिमल की बात कर लेते हैं कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। मतलब एक्सपेंशन मतलब आपको रियल नंबर में डेसिमल की वैल्यू कैसे दिखेगी, क्या क्या डेसिमल में होने वाला है। तो सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन में रियल रेशनल नंबर का पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, कैसा दिखेगा। तो इफ द रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म देन दे डिवाइड बाय b, we get two सिचुएशन। देख रहे हो ना, अगर रेशनल नंबर a अपॉन b की फॉर्म में, जैसे a न्यूमरेटर b फॉर्म, अगर a को b से डिवाइड कर देंगे, जैसे मैं मान लो 2/5 करता हूं, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? मुझे इसकी वैल्यू डेसिमल में मिलेगी। तो हमारे पास दो सिचुएशन आ रही है, यहां तो मैंने 2/5 लिया, दो सिचुएशन आती है हमारे पास। कौन सी वो दो कंडीशंस है बेटा? वो दो कंडीशंस है ये। पहली क्या है? इफ द रिमाइंडर बिकम 0, क्योंकि अगर मैं 2/5 को डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं 2/5 को डिवाइड कर दूंगा तो 0 लूंगा, 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर बच गया 0। एक कंडीशन तो हो गई ये, तो एक कंडीशन तो हो गई मेरी ये, जहां रिमाइंडर 0 हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करना है? while dividing if we get 0 as the remainder after some steps, then the decimal expansion of such number is called the terminating example। terminating का मतलब मैं बता देता हूं। terminating का मतलब होता है स्टॉप। terminating का क्या मतलब होता है? स्टॉप होता है terminating का मतलब। यानी कि ये बात क्लियर है, टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप है कि जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होगा तो 101% ऊपर डेसिमल रुक रहा होगा, स्टॉप हो रहा होगा, उसके आगे कोई डेसिमल नहीं बढ़ रहा होगा। तो अगर ऐसी बात कंडीशन ट्रू है तो हमारे को जैसे 7/8 से हम डिवाइड करें तो ये क्या होगा? डेसिमल आप देख लो ना, स्टॉप हो गया, इसके बाद कोई नंबर चल नहीं रहा, तो इसलिए क्या कहलाया जाएगा? ये बोला जाएगा बेटा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये बात क्लियर है? ये बात हो गई टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। इफ द रिमाइंडर डज नॉट बिकम 0, रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या होगा?
While dividing, if the decimal expression continues not become zero, then it is called non-terminating or repeating expressions. ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया स्टॉप, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो स्टॉप नहीं हुआ, वो चलता जा रहा है। तो चलता जा रहा है इसका मतलब वो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे 1 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0.3333 होगा, तो इसमें रिमाइंडर हमेशा 1 आता जाएगा, 0 लगाते रहेंगे तो हमारा 3333 चलता रहेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, 1 डिवाइड बाय 3 तो 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, 10 1, फिर पॉइंट लगेगा 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगेगा 0, फिर 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगेगा 0। तो ये 1 हमेशा रिमाइंडर में बसता जा रहा है और 0 लगते ही चलता रहेगा। तो यार ये कैसा डेसिमल हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बेटा, ये रुकेगा ही नहीं। समझ गए ना, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप, वो तो रुक गया था तो इसलिए स्टॉप हो गया। अगर ये चलता जा रहा है तो ये क्या हो गया, नॉट स्टॉप, तो नॉन स्टॉप मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और आप देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग में ये क्या है, रिपीट कर रहा है, 3333 बार बार आ जा रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना, जब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही होती है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 0.3 बार। जो चीज रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ये बार लगा देते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हम इतना लंबा 3333 एंड सो ऑन ना लिखें, हम क्या लिखेंगे 1/3 0.3 ऊपर बार, इसका मतलब ये 3 सो ऑन है, मतलब स्टॉप नहीं होगा, चलता ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि यहां से कंक्लूजन हम नोट कर सकते हैं, here the decimal expansion of the rational numbers could be terminating or non terminating, recurring and vice versa। ठीक है, हमने यहां से क्या लिख दिया, या तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, या तो ये होगा, या कैसा होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, तो रुक नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता जाएगा। तो दो कंडीशंस हो गई आपकी डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर बात। अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर का क्या होता है, if we do the decimal expansions of an irrational number, then it would be non terminating non repeating। यहां से ध्यान रखना, पहला नेचर हम समराइज में करते चलेंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दैट इज द रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो एंड आल्सो नॉट रिपीटेड। एग्जांपल के केस में हम ले लेते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.141592653589793238। इसमें कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि पहली बात तो ये सो ऑन चल रहा है, तो सो ऑन चल रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुका ही नहीं है। जब ये रुका ही नहीं तो बेटा इसके बाद भी इसमें कुछ नेचर लिखा है, ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग की जगह हम रिकरिंग भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका नेचर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप खुद देख के बता सकते हो ना, तो ये रिपीट स्टॉप होगा, इसलिए स्टॉप, क्योंकि सो ऑन चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो इसलिए नॉन रिपीटिंग हो गया। क्लियर बात। यानी कि रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे वन बाय वन रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। क्लियर। तो मेरे को बात एक बात क्लियर हो गई ना, रेशनल नंबर्स के पास क्या था आपका, रेशनल नंबर का क्या था बेटा, रेशनल नंबर का आपके 2 डेसिमल माने, या तो स्टॉप हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे जब स्टॉप हो गया तो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रुका तो नहीं लेकिन रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट। जबकि इरेशनल नंबर में क्या आपको मिला, इरेशनल नंबर में आपको मिल गया नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रुकेगा, तो रुक जाएगा तो रेशनल नंबर ही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, और आपका स्टॉप भी नहीं हो रहा है, तो कैसे कहते हैं वो इरेशनल नंबर। क्लियर नंबर। अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन। तो देखो ये लिखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, to represent the real number on number line we use the process of successive magnification। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब जैसे आपके हाथ में बैक्टीरिया देखे जाते हैं ना, मैग्नीफाइंग डॉक्टर जो देखता है ग्लास से, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास आपको मैथ्स में, ये बहुत डेसिमल में छोटा नंबर हो गया इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखेंगे नंबर लाइन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ यू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन नंबर लाइन विद द प्रोसेस ऑफ बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास थ्रू ऑन द नंबर लाइन। तो सपोज करो आप एग्जांपल केस ले रहे हैं, मार्क 4.26 ऑन नंबर लाइन अप टू
4 डेसिमल एक्सपेंशन, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो सीधी सी बात है, आप इसके पहले तो स्टेप भी नोट कर लेंगे ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो पहला स्टेप जो है ना, पहले स्टेप में क्या करना है, नंबर लाइंस बिटवीन 4 एंड 5 शुड बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जब भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो एक चीज हम सबको कॉमन करनी है, हमें 10 पार्ट्स करने हैं। अब इसने कितनी डेसिमल प्लेस तक बोला है, 4 डेसिमल प्लेस तक। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊं, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला है उसने, उतने ही आप क्या करो, आप उतनी ही लाइन खींच दो। जैसे 4 डेसिमल प्लेस बोला है तो हमने 1 2, ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा, कलर चेंज कर देता, 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि इसने 4 डेसिमल एक्सपेंशन बोला है। पहले आप देखेंगे इसने बोला है 4 पॉइंट, एक मिनट मैं दिखा देता हूं आपको, 4 पॉइंट, कौन सा नंबर बोला, 4.262 है ना, 4.26 के ऊपर बार है, मतलब 4.26 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4.2626। ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है मान लीजिए। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे ये नंबर किसके बीच में, ये 4 और 5 के बीच में है, क्योंकि इधर 4 आएगा और इधर आपका 5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट में हम 4 लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे 5। इस लाइन पे है ना 10 डिवीजन कर दो, 10 भी कौन सा, ये वाला 10th डिवीजन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या पूछा है आपसे, 4.26, तो यानी कि सीधी सी बात है, आपने 10 डिवीजन कर दिए, 9th ये 10th वाला कंप्लीट डिवीजन होता है, दैट इज 5। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा पहला पॉइंट, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ये वाला जो डिवीजन है आपको 4.26 रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली ये 4.26 किसके बीच में आएगा, ये पर्टिकुलर 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। यानी कि हम 4.2 को ऐसे करके ले जाएंगे नेक्स्ट पे और 4.3 को ले जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पर। तो ये वाला नंबर हो जाएगा 4.3 और ये पॉइंट वाला 4.2। अब इसके बीच में अगेन 10 डिवीजन कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन कर दिए। तो ये वाला पहला पॉइंट 4.2 दिया वाला जो होगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25। इस तरीके से आपका 4.3 तक ये डिवीजन हो गया। देन आपके पास कौन सा है, 4 पॉइंट क्या नंबर बनना है आपका, 4.2626 है ना। तो ये 4.2626 अभी हमने किसके बीच में निकाल के रख दिया, अब हमने इसके नंबर के बीच में लिख दिया 4.26। अभी हमने इसके बीच में लिख दिया, अभी हमें नंबर मिल गया कि 4.25 के बाद 4.26 आ रहा है ना, और नेक्स्ट नंबर है 4.27। तो हम क्या करेंगे 4 क्योंकि इसके आगे वाला नंबर क्या मिल जाएगा, 4 डेसिमल तक हम देखना है, तो 4.26 और 26, यानी कि 4.26 से तो बड़ा है, तो 4.26 हम इधर लिया है, और 4.27 से छोटा है तो 4.27 हम लिया इधर। इनके बीच में फिर से हम 10 डिवीजन कर देंगे। जितने डेसिमल बोला ना, 4 बोला था तो 4 लाइन बनेगी स्ट्रेट, और उसके बीच में हर डिवीजन के बीच में 10 सेपरेशन ही होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसको 4.27 का हम देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह जाना है 26 की तरफ, तो 4.26 इधर लिया है, 4.27 हम इधर लिया है। फिर सिंपल सा एक लॉजिक है, इनके बीच में 10 सेपरेशन कर देना है। जैसे ही हम 10 सेपरेशंस करेंगे तो हमें थर्ड वाला नंबर देखेंगे, तो 4.26 यहां तक है, तो 4.261 नेक्स्ट, 4.262 4.263, इस तरीके से 4.269 4.27 यहां पे लास्ट होता है। हमें बस 9 तक पहुंचना होता है। अब ये किसके नंबर है, थर्ड वाला देखो 2 तक, तो हम सबसे छोटा नंबर 4.262 पकड़ेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। 4.263 इसका नेक्स्ट नंबर है, तो हम उसको यहाँ पे ले आएंगे। फिर इसके बीच में हम 10 सेपरेशन करेंगे, तो 4.262 ये है, 4.2621 ये हो जाएगा, 22 ये हो जाएगा, 23, इस तरीके से 4 डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएंगे फोर्थ लाइन पे। तो अब आपको क्या करना था, 4.2626 करना था ना, तो 2621 2622 2622 ये आ गया आपका 4.2626, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल सी कितनी बात थी, सिंपल सी ये बात थी कि 4 डेसिमल एक्सपेंशन तक बोला उसने, तो 4 स्ट्रेट लाइन बनेगी, हर स्ट्रेट लाइन के बीच में 10 सेपरेशन कर देना, फिर उस 1 बाय 1 जाना। जैसे 4.2 बोला है इसने, तो पहले 4.2 पे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर ये 4.3 के बीच में आएगा, 4.3 पे लिया है, फिर हम सेकंड नंबर पे जाएंगे 6 वाले पे, तो हम फिर 4.2 से इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बना के देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटेड दे रहा हूँ। इन ये जो इस 1 2 3 जो हेडिंग चलेंगी, इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है, पक्का आएगा। ओलंपियाड में भर के क्वेश्चंस आए, यूपीजीएससी में क्वेश्चंस आए, एनटीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, बोर्ड के भी जो आपको पता होगा कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी क्वेश्चन आया ही आया है। 10th क्लास में भी आता है ये बोर्ड के एग्जाम में। आपकी अभी रिसेंटली 2023 के भी बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डाला गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो आप इसको अभी क्लियर कर लेंगे। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके सब लोग लिखेंगे इस चीज को। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट मतलब डिवाइड ऑफ टू रेशनल नंबर विल बी अ रेशनल नंबर। बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट करके लिख लो जितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट करके लिख सकते। मैं इसको समराइज भी कराऊंगा। अगर चाहे आप सम करो, चाहे डिफरेंस निकालो, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, दो रेशनल नंबर तो आपस में, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर रेशनल नंबर आएगा, हमेशा आंसर रेशनल नंबर। आपके सामने एग्जांपल है, अगर टू रेशनल नंबर को ऐड किया तो मेरे को हमेशा रेशनल नंबर मिला। अगर टू रेशनल नंबर का डिफरेंस निकाला तो मुझे रेशनल नंबर मिला। टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया तो मुझे रेशनल नंबर मिला। टू रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो मुझे रेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो बेसिकली क्या बात क्लियर हो गई? यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम रेशनल नंबर के बीच में ये 4 ऑपरेशंस करेंगे तो हमें हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। अब बात कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि सेम नेचर का नहीं पूछता, अलग अलग नेचर का पूछता है। If we add or subtract a rational number with an irrational number, then the outcome will be irrational. अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कौन सा ऑपरेशन किया जाए? ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमेशा आपका आंसर कौन सा आएगा? हमेशा आपका आंसर इरेशनल आएगा। क्लियर है बात? हमेशा आपका आंसर इरेशनल आएगा बेटा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 5 रेशनल नंबर होता है, √7 इरेशनल नंबर होता है। अगर 5 + √7 को आप ऐड कर देंगे या 5 - √7 आप देखेंगे तो इसका आंसर हम क्या कर पाएंगे? इसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है ना बेटा? पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है। देन थर्ड वाला देखो, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब, क्योंकि जीरो भी एक रेशनल नंबर है तो हम जीरो को कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे हम जीरो कर लेंगे उसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड हम इरेशनल नंबर को करेंगे, तो क्योंकि ये रेशनल नंबर और ये से करेंगे तो ये हमेशा जीरो आंसर आएगा, क्योंकि जीरो हमारा हमेशा रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन मैं आपको मैक्सिमम दिखा दूंगा, सारे स्कूल के टीचर्स भी पता नहीं क्या गलती कर देते हैं, गूगल तक पे गलती दे रखी है। अगर हम जीरो को रेशनल नंबर मानेंगे और रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट के डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर जीरो आएगा, जो कि रेशनल नंबर होता है। इसकी कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब हम जीरो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और फिर कोई हम रेशनल नंबर ले रहे हैं और इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, तो हमेशा आंसर हमारा जो आएगा वो इरेशनल है। हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ये बात क्लियर रखना सारे लोग, ठीक है। एग्जांपल के केस में ले लो, 7 हमारा नॉन रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो नहीं ले रहा है, तो 7 रेशनल नंबर है, √5 रेशनल नंबर है। इसका प्रोडक्ट करेंगे आप आपस में तो हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये बात रही। अब इसको आप टेबल को बहुत अच्छे से नोट कर लो। The sum difference product and quotient of two irrational number could be rational or irrational. अगर दोनों ही irrational नंबर ले लिए जाएं और उनकी ये 4 बेसिक ऑपरेशन किए जाएं तो आपका रेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे √3 + √3 तो इसका एग्जांपल आप लेंगे 2√3, दैट इज आपने क्या किया? इरेशनल प्लस इरेशनल किया, आपको इरेशनल मिल गया। लेकिन आप √2 - √2 = आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। √2 - √2 ये आपको जीरो मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर था, ये इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर क्या मिल गया? जीरो मिल गया। तो जीरो तो आपका रेशनल नंबर होता है, जीरो क्या होता है? आपका रेशनल नंबर होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम बेसिक ऑपरेशंस करेंगे इनके बीच में तो हमारे को क्या मिल सकता है? रेशनल भी रेशनल। अब देखो √6 है, √6 ये दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 6, तो जो भी रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे √13 अगर मैं ले लूं और डिवाइड कर दूं 13 कर दूं तो दोनों ही रेशनल नंबर है, आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बेसिकली सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट अगर आप डिवाइड ये 4 बेसिक ऑपरेशन दो इरेशनल नंबर के बीच में कर रहे हो तो आंसर हमेशा आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, बोथ हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं इनसे लिख के ले लो, आपके पेपर में आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है आपके पेपर में। तो इसको बेसिक से इस चीज पॉइंट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब से रेशनलाइज सिलेबस हुआ है, आपका नया सिलेबस बना है, तब से तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनदर 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 मार्क्स का भी आ सकता है आपके स्मॉल स्कूल्स टेस्ट में। फाइंड रूट्स ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, आपको रूट्स निकालना है पॉजिटिव नंबर का, वो भी ज्योमेट्रिकली, मतलब ज्योमेट्रिक मतलब आपको रूट निकालना है। जैसे आपको मैं पूछूं √36 की वैल्यू क्या होगी, आपने बोली 6, तो
ये अब हमें ज्योमेट्री लाइन पर डिफाइन करना है, ज्योमेट्रिकल लाइन पे डिनोट करना है, तो कैसे करेंगे, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस लिख लो सबसे पहले, क्योंकि बच्चों को प्रोसेस ही नहीं पता होता है, अगर प्रोसेस पता है तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द डिस्टेंस x, सपोज करो आपको x का ही रूट निकालना है, इसको डिफाइन डिनोट करना है ज्योमेट्रिकल पे, ठीक है, आपको x रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आना आपको x को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द डिस्टेंस x यूनिट फ्रॉम पॉजिटिव a, आप एक पॉइंट ले लेंगे a, उससे x डिस्टेंस मार्क कर देंगे, ठीक है, मैं इस पॉइंट को b मार्क सो दैट ab इक्वल्स टू x यूनिट, ab इक्वल्स टू x यूनिट हो जाएगा। फ्रॉम b मार्क पॉइंट c, एक पॉइंट c और मार्क करना है आपको, सच दैट जो एक यूनिट की डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर आप इसमें डिस्टेंस ले लो, 1 यूनिट डिस्टेंस, सो दैट bc इक्वल्स टू 1 यूनिट। टेक द मिडिल पॉइंट ऑफ ac, अब इसका ac का मिडिल पॉइंट लेना होता है, बस ये ध्यान रखना, ac का मिडिल पॉइंट लेंगे, देन oc जो आपका होगा ना, मतलब यहाँ पे हम जो मिडिल पॉइंट लेंगे o, तो oc से क्या करना है, आपको रेडियस बना देनी है और आपको एक सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, फोर्थ पॉइंट कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट b ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंपास में पता होगा आपको परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, एक हम आर्क मारेंगे यहाँ पे या प्रोटेक्टर की हेल्प से, तुम्हें आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे 90 डिग्री का, आप बना देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री बनाएंगे प्रोटेक्टर से, देन टेक BD which intersect the semicircle at point D, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो D पॉइंट होगा, ठीक है। नाउ द लेंथ ऑफ BD जो है ना वो रूट x है, ये वाली जो यूनिट है वो रूट x है। अब क्या करेंगे, हम इस रूट x को हम कंपास में लेंगे, कंपास में हम एक कंपास में नीडल इधर और पेंसिल की नीडल लगाएंगे और इसकी रेडियस भर लेंगे, और जैसे इसमें रेडियस हम डाल देंगे, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम ये हमारा पॉइंट ए था, यहाँ से हमने बी डिस्टेंस ली थी, ये सी थी हमारी 1 यूनिट, उसके बाद हमने ओसी में एक मिडिल पॉइंट निकाल दिया, ओसी से हमने कंपास से बना दिया, और यहाँ पे हमारा मान लो बी पॉइंट था, तो हमने बी से क्या किया, एक कंपास बनाया, अब इसमें कंपास से लेंगे और एक ऐसे करके यहाँ से आर्क लगा देंगे, तो जो हमारी ये डिस्टेंस आएगी ये बेसिकली हमारी रूट एक्स की डिस्टेंस आएगी, पूरी डिस्टेंस रूट एक्स, क्लियर। नाउ ई इज रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन, जो ई की वैल्यू है, जो ई कहाँ मिलेगा वही रूट एक्स की वैल्यू, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आई होप आप प्रोसेस समझ के करो वन बाय वन, आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर है आपके पास, इस फिगर में आप देख रहे होंगे जहाँ ये पॉइंट मिलेगा, ये ओडी आपने कंपास में रेडियस ले लेंगे और इसे एक सर्कल बना लेंगे, जहाँ इस नंबर लाइन पे टच होगा वही रूट एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। So this is very important. Identity related to square roots. बेटा यहाँ से क्वेश्चंस आना ही 100% आना है क्वेश्चंस identity related to square roots. कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको सबको पता होना चाहिए, कौन कौन सी आइडेंटिटी है, पहली कि रूट पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, रूट पी इनटू रूट क्यू। सेकंड पॉइंट क्या है, पी अपॉन क्यू को क्या लिख सकते हैं, रूट पी अपॉन रूट क्यू, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। रूट पी प्लस रूट क्यू इनटू रूट पी माइनस रूट क्यू, तो बेसिकली आइडेंटिटी कौन सी बन गई, आपकी a प्लस बी क्या बन गया ना, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p और माइनस रूट p का क्या हो जाएगा q, तो p माइनस q की आइडेंटिटी हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आपको दिख रहा है, फोर्थ पॉइंट फॉर्मूला इसमें फॉर्म करने की, ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, p प्लस रूट q p माइनस रूट q, ठीक है। तो अब क्या है, p तो के ऊपर तो उसमें, तो p के ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा और माइनस q रूट q का स्क्वायर होगा तो वो q हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है। अगर फिफ्थ भी देख लो, फिफ्थ पॉइंट, अगर मान लो आपका रूट p प्लस रूट q है ना, अब क्या है, अब देखो ये सारे ही सारे अलग अलग हो गए, p q r इसका मतलब क्या था, सेम चल रहा था, अगर कुछ इस तरीके से मिलता है आपको तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, अब 1/1 मल्टीप्लाई होगा, तो रूट p का रूट r के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, रूट pr प्लस रूट ps प्लस अब q का इनसे 1/1 रूट qr प्लस रूट qs, ठीक है, ये फॉर्मूला। और अगर आपके पास इस तरीके के सब मिले
रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर, तो आप इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल देंगे पी प्लस 2 रूट ए बी, यानी कि पी क्यू हो जाएगा प्लस क्यू। क्लियर? ये बेसिक फंडामेंटल है, सिक्स फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इसी केस में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये सिंपलीफाई 3 प्लस रूट 7 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 11। अब आप देख लो सारी चीजें अलग है, तो आप क्या अपना फॉर्मूला लगा सकते हो इसे सॉल्व करने के लिए। देख लो ना, आपके पास क्वेश्चन कैसा सकता है, क्वेश्चन आएगा ये 3 प्लस रूट 7, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, 5 माइनस रूट 11। इनको सॉल्व करना है, तो आपको देख लो ना चारों चीजें अलग हो गई, चारों चीजें अलग हो गई, मतलब ये वाला फॉर्मूला 1 बाय 1 सबका मल्टीप्लाई करो। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 5, फिर 3 का माइनस के साथ 11, 3 into माइनस 11, फिर रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 7 into 5, 5 into 7, फिर रूट 7 का 11 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन, रूट 7 के 7। ठीक है, तो 15 माइनस 3 रूट 11 प्लस 5 रूट 7 और माइनस रूट 77 आंसर। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी के बीच हो जाएंगे, आप इनको जरूर नोट कर लेना सब। ओलंपियाड वगैरह के सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब ये बेसिकली इन सारी चीजों पे आप सिंपलीफाई इजीली कर लेंगे सारे फॉर्मूले। यहाँ से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब याद कर लेंगे, फिर से इनको लिख लेंगे। इफ a की पावर m अपॉन a की पावर n, एक मिनट, हाँ, इफ a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस सेम होता है तो क्या होगा, बेस इक्वल्स टू बेस तो सेम रहेगा, पावर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी। क्यों? इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत इसके लिए होती है क्योंकि देखो मल्टीप्लाई का साइन जो होता है उसको अगर हम कान पकड़ के सीधा करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई तो हम क्या करते हैं, कान पकड़ के सीधा करते हैं a की पावर m प्लस n हो जाता है। राइट, मैथ्स का टीचर है, कान पकड़ना सीखेंगे। तो सेकंड a की पावर m ब्रैकेट के बाहर है n, तो इस केस में पावर मल्टीप्लाई होती है बेटा। इस केस में हमेशा ध्यान रखना, जैसे ब्रैकेट आ जाएगा दीवार आ गई, दीवार फलानी पड़ेगी, तो फलानी मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a की पावर m into n। ठीक है, देन a की पावर, अगर थर्ड मैं दिखा देता हूं आपको, a की पावर m अपॉन a की पावर n। देखो मल्टीप्लाई के केस में जब दोनों का बेस सेम था, मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है, जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि डिवाइड का साइन कैसा होता है, अगर हम इनके दोनों डॉट में हटा दें तो माइनस का साइन, तो मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाता है, डिवाइड के केस में माइनस हो जाता है। अगर बेस सेम है पावर ऐड है तो क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट में a भी कर देंगे इनटू n। जैसे कि मान लो 3 की पावर 2 है और 4 की पावर भी 2 है, तो आप क्या करेंगे, आप इस केस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस का, तो 3 into 4 की पावर 2 दैट इज 12 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा, और 12 की पावर 2 कितना होता है, 44। सिंपल सा। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो इसको। a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है आंसर। ठीक है, किसी की पावर 0 क्या आंसर क्या होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 1, उसका आंसर क्या होगा, किसी की पावर 1 का मतलब उसका आंसर 1 ही, मतलब सिर्फ इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 1 अपॉन a की पावर n, अगर कोई भी चीज रेसिप्रोकल में है तो a की पावर n है। ठीक है, अगर कोई भी चीज रेसिप्रोकल में, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल जब होगा तो ऊपर आएगा तो इसकी पावर हमेशा साइन चेंज कर देती है, तो जैसे 1 अपॉन a की पावर n है तो इसकी पावर n ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। अगर 1 की पावर a की माइनस में n होती तो बेटा ये भी ऊपर ही आता सेम, लेकिन पावर इसकी साइन अपोजिट हो जाते हैं, बस साइन अपोजिट हो जाते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या इसको देख लो, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ऐसे समझ लो 3 की पावर 36 ऐसे लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो बेस होता है ना वो एज इट इज होता है 36, उसकी पावर 1/3 होता है। समझ लो, मतलब ये होता है ना रूट, इसकी पावर जैसे मान लो ये लिखा हुआ है रूट 2, स्क्वायर रूट के लिए तो हम लिखते नहीं है, और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो इसका मतलब है 16 तो बेस एज इट इज रहेगा, इसकी पावर 1/2। तो ये रूट का मतलब जैसे होता है, इसका मतलब होता है 1 की अपॉन की 2, जो मतलब जो भी पावर लिखी होगी वो 1 अपॉन की फॉर्म में आ जाती है। क्लियर? ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हीरो बन जाओगे, आईआईटी वगैरह क्रैक करोगे सीधे। अगर मान लो a की पावर m अपॉन n है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो हमें पता था ना कि जो ऊपर ये जो नीचे होता है इसका मतलब होता है कि ये आ जाता है बेस के ऊपर, और इसके बाद n आ जाता है, जो भी ये होता है, और इसकी पावर क्या है, ऊपर जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर लग जाती है, तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? चलो, अभी लास्ट क्वेश्चन है,
इस सेशन का, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने जितने एग्जाम हो रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे और जिन लोगों की नहीं हुए तो वो भी देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। बेसिकली इसमें देख रहे हो 2x⁴ ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, a की पावर m into a की पावर n क्या होता है, a की पावर m plus n, और हमें ये दूसरा एक्सपोनेंट ये पता होना चाहिए, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो पावर में मल्टीप्लाई होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो देखिए आप इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, इसके बाद पावर में 2 था, तो पावर में 2 था बेसिकली क्या होगा, ये दोनों अंदर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सबके ऊपर अंदर आ जाएगा, तो 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया, s के ऊपर स्क्वायर आ गया, और y की पावर में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये n into m सबके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये 3 into 3 कितना होता है 9, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ 18 हो गया, तो ये सब मल्टीप्लाई ना आपस में, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x क्यूब है और इधर x स्क्वायर है, तो क्या होगा, जब x क्यूब प्लस इनटू x स्क्वायर होगा, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 ये हमने रख दिया x क्यूब और x स्क्वायर साथ साथ, इधर y 4 है इधर y 10 है। अब हमें पता है 18 तो 18 रहेगा, अब x की पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 3 + 2, y की पावर ऐड हो जाएगी y की पावर 4 + 10, यानी कि 8 x की पावर 5, y की वैल्यू 14। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक। तो आप आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, आपको सारी जो चीजें पढ़ा दी हैं, आप इसके अलावा आपको कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस नोट्स को पढ़ो, जितने क्वेश्चंस मिलते हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला, यूपीएससी जैसी, एनटीएससी कुछ भी एग्जाम लगा लो, ओलंपियाड, सब आपके लिए बच्चे जैसे एग्जाम होंगे, बस इन पर प्रैक्टिस कर लो। अगर प्रैक्टिस के लिए चीजें चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ दूंगा, बस अब आपको फ्री में सबसे बड़ा अधिकारी बनना है, इससे ऊपर कुछ नहीं, और हमको लगातार मेहनत करनी है, ठीक है, कंटिन्यूस मेहनत करेंगे, और जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक रुकेंगे नहीं। तो दिस इज ऑल द सेशन फॉर टुडेज नंबर सिस्टम। अब किस पे आपको नेक्स्ट चैप्टर पे एक वीडियो चाहिए, आईआईटी लेवल का हम डिस्कशन करेंगे, कोई बेसिक लेवल का भी करेंगे, सब कुछ लेवल करेंगे, मतलब कोई भी एग्जाम दिलवा लो, अब हमसे बोर्ड एग्जाम दिलवा लो, आईआईटी का दिलवा लो, यूपीएससी जैसी, एनटीएससी कुछ भी दिलवा लो, हमारे सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे और विद बहुत अच्छे नंबर, ठीक है। तो बस फ्री में लगे रहो, अच्छे लगे रहो और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और हम लोग मिलेंगे। अब आपको पूरा सिलेबस में डाल दूंगा, पहला मैथ्स, देन साइंस और एसएसटी, जो भी आपको चाहिए तो बताइए, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्प्रेड आउट ऑल ओवर वेयर यू कैन पॉसिबल, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।